हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे आज, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये प्रथम यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज, भारत की खोज नहीं, समुद्र मार्ग की खोज, याद रखना ये कि कहीं कहीं लिखा रहता है भारत की खोज। क्या भारत कहीं खोया हुआ था? नहीं, समुद्र मार्ग की खोज इसने किया था। समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ये भारत आगमन इसका हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी में हुआ था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट बंदरगाह पे ये जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री ये कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये कोचीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोचीन में हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? जो प्रथम गवर्नर या वायसराय ये पुर्तगाली उपनिवेश का कौन था? ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अल्मीडा चाहे अल्मेडा ये भी दोनों बोला जाता है। प्रथम वायसराय कौन था? ये अल्मेडा था। याद कैसे करना है? फ्रांसिस्को फर्स्ट ऐसे करना है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। फ्रांसिस्को फर्स्ट ऐसे रिलेट करना है। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। जो तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये पुर्तगालियों को दिया जाता है, याद रखना है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष कब है? कब स्थापना किया गया था? ये 1556 में गोवा में किया गया था। कब प्रिंटिंग प्रेस का ये पूछा जाता है, कब प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किया गया था? 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ था इसका स्थापना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम होता है। अल्फांसो किससे रिलेट करना है? अल्फांसो आम है ना, आम भी इंडिया का अल्फांसो आम फेमस है। तो अल्बुकर्क क्या है? एक वास्तविक संस्थापक। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका? सूती वस्त्र का। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, देशों को क्या ही वो समुद्र रास्ता का खोज करेंगे। खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत का, ठीक है। वास्को डी गामा के द्वारा भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया गया था। कोलंबस का अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था समुद्री रास्ते का। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री रास्ते का कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। कुक, ठीक है। उसके बाद ये तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का तस्मान ने किया था। किसने किया था? तस्मान ने किया था। केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका का ये पूछा गया था, बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा किया गया था। ये अभी फिलहाल कौन सा एक एग्जाम था, बिहार एसआई के ये में पूछा गया था, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप के बारे में पूछा गया था। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। कुक, याद रखना, कुक ऑस्ट्रेलिया का है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नीले जल की ये नीति किसने लाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने लाया था। जो प्रथम वायसराय या गवर्नर था उसी ने लाया था। और इसको याद कैसे रखना है? देखो यार, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था ना कि मतलब कोई भी व्यापार करेंगे तो और भी जो व्यापारिक शिप होते थे उनको इनसे परमिशन लेना पड़ता था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? गोवा को किस पुर्तगाली वायसराय के टाइम बनाया गया? नीन्हो डी कुन्हा के टाइम। गोवा को कब बनाया गया? नीन्हो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। कार्टेज आर्मेडा काफिला
पद्धति, इसमें वही दस्तक लेना पड़ता था, मतलब परमिशन लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, व्यापार करना है हिंद महासागर में। तो पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? अभी के हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। और नीदरलैंड कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड, जो बेल्जियम है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला कंट्री है। और बेल्जियम के नीचे कौन सा है? बेल्जियम के नीचे लग्जमबर्ग है और उसकी जगह है स्विट्जरलैंड। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है? एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, इसके नाम पे था। देश था पुर्तगाल। स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची या कोची में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये इसका फुल नेम था। ब्रिटेन का था ये। इसका स्थापना होता है 1600 ईस्वी में। कहाँ होता है ये? सूरत में। ये भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोलते हैं। ये कहाँ खोलते हैं? सूरत में। फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, डच वाले लोग, हॉलैंड 1602 में स्थापना होती है मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के रहते हैं ये, 1616 ईस्वी में आते हैं ये। भारत में प्रथम फैक्ट्री त्रेंकोबार या त्रावणकोर में खोला जाता है। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडीज ओरिएंटलेस, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस 1664 ईस्वी में स्थापना होता है। कहाँ होता है? भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में होता है। कहाँ होता है? सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों का भारत पर आगमन क्रम क्या है? पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये लोग आते हैं, इस तरह के आते हैं। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। कैसे याद रखना है? P D E D F S, P D E D F S। एस तो स्वीडिश याद भी नहीं रखोगे तो ये नहीं है, फ्रांसीसी को बस याद रखो। F D E D F, F D E D F, 2 बार 3 बार ये बोलोगे तो याद हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया। भारत से सबसे अंत 1961 में भी यही गए। देखो क्या है ना, यही गए थे, मतलब सबसे पहले 1498 में ये आए सर्वप्रथम, उसके बाद सबसे अंत में ये लोग ही गए थे 1961 में। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात का प्राथमिकता दी गई? मसालों की जगह पे कपड़ों का कहाँ पे दिया गया? डचों द्वारा। किसके द्वारा? डच के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया था? डच ने किया था, डच। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के द्वारा हुआ था? ये डच एवं अंग्रेज के द्वारा हुआ था। बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के द्वारा हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? 1600 ईस्वी में अकबर था। कौन था? अकबर था, पूछा जाता है ये। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? पहले कौन आता है? ये कैप्टन हॉकिंस आता है, वर्ष 1608 में आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया। देखो, प्रथम अस्थायी कारखाना तो मछलीपट्टनम में 1611 में इस्टाब्लिश किया गया और प्रथम स्थायी
कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड को। कैसे इसको याद रखना है कि इसको निष्कासित? चाइल्ड, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा था ये। सर जॉन चाइल्ड क्या था? औरंगजेब के सामने थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहा था, जिससे औरंगजेब बहुत, ऐसे तो कट्टर था ही, वो गुस्सा हो गया तो इसको निष्कासित कर दिया। ऐसे याद रखो। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? देखो, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किसका किया गया था? फारुखसियार का किया गया था। इसके वजह से फारुखसियार बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो जाता है। ये हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार जारी किए गए? फारुखसियार द्वारा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होती है। किसके साथ? कैथरीन के साथ उनका विवाह हो जाता है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। कौन सा द्वीप प्रदान किया? बम्बई द्वीप प्रदान किया। फिर 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब ऐसे दान कर रहे जैसे इनके बाप के थे भाई, दहेज में बम्बई को देता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? बिहार। सोरा होता है सोरा हमारे विस्फोटक टाइप का एक ये रहता है, पदार्थ रहता है, वो सोरा होता है। बिहार से प्राप्त होता था सोरा। सोल्टपीटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। शहर एवं उसके संस्थापक। कोलकाता के संस्थापक थे जॉब चार्नोक थे। कौन थे? जॉब चार्नोक थे। मद्रास फ्रांसिस डे थे। कौन थे? फ्रांसिस डे। न्यू दिल्ली के एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे। लुटियंस ने यहाँ जो वास्तुकला जो भी बना है दिल्ली का, वो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया है। बम्बई के ये गेरल्ड अंगियार थे। कौन थे? गेरल्ड अंगियार थे। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? ये कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें थे। कौन थे? लुई 14वें थे, तब हुई थी। फिर फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। कब? 1668 में फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहते हैं, पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ करते हैं। मतलब यहाँ जो विवाद हो रहे थे राजाओं के बीच, तो वो भी अब भाग लेने लगते हैं। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? ये पौंडीचेरी में बनाया गया था, पांडिचेरी में। फिर पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये फ्रैंकोइस मार्टिन था। कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन था। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने अपना बेस्ट दिखाया था। वनडिवास के युद्ध वर्ष 1760 में हुआ था। कब हुआ था वनडिवास का युद्ध? पूछा जाता है। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? फ्रांस को पराजित किया था। और जो
बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, उसमें बैटल ऑफ बेदरा हमने देखा है ना, डचों के साथ हुआ था बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध जैसे यहाँ पे ये डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, ये पूछा जाता है। वंडीवास का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? ये फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था वंडीवास का युद्ध। और वो जो गवर्नर थे पुर्तगाली के साथ क्या होता, पुर्तगाली के साथ वहाँ के जो कैथरीन राजकुमारी थी उसका विवाह होता है इंग्लैंड के राजकुमार के साथ, तो उनसे संधि हो जाता है, ठीक है, मतलब उस टाइप के दुश्मनी का ये नहीं होता है। और इसमें वंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, फ्रांस का जो प्रभुत्व रहता है इंडिया में वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय पढ़ेंगे हम, ये अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब, किस संधि से? एक सलाह शापेल की संधि 1748 ईस्वी में पूछा जाता है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया किसने? अल्बुकर्क ने छीना, क्योंकि इसी को वास्तविक ये पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है ना। कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम 1746 से 48 ईस्वी में हुआ, ये प्रमुख कारण क्या था? पर ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका प्रमुख कारण था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, तो ये रीजन था। उसका संधि, कौन सी संधि से ये युद्ध समाप्त होती है? एक्स-ला-शेपेल की संधि से 1748 ईस्वी में हुआ था। एक्स-ला-शेपेल की संधि 1748 ईस्वी में। और इसके जो परिणाम होते हैं अनिर्गित होते हैं। फिर है द्वितीय, 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। द्वितीय कब हुआ? 1749 से 54 ईस्वी में। ये प्रमुख कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें है कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध कि कर्नाटक में कौन उत्तराधिकार करेगा। ये किस संधि से समाप्त होता है? पंडिचेरी की संधि से 1755 में ये समाप्त हो जाता है, पंडिचेरी की संधि से। फिर परिणाम क्या होता है? ब्रिटेन की मजबूत स्थिति हो जाती है, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ जाता है इससे। फिर तृतीय 1756 से 63 ईस्वी में होता है। और इसके क्या वजह थे? सप्तवर्षीय युद्ध एवं उपनिवेशिक कारण। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा है, यहाँ भी नहीं, वो एवं उपनिवेशिक कारण थे इसके युद्ध के कारण। और इसमें पेरिस की संधि होती है 1763 में, युद्ध समाप्त हो जाता है और फ्रांस की पराजय होती है और फ्रांस यहाँ से अपना धीरे धीरे चला जाता है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। हमने देखा प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ। 46 याद रखना, 46 यहाँ से अब युद्ध होना स्टार्ट होगा 1746 से 48, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। फिर द्वितीय में 1749 में होगा, ये 1749 यहाँ लिखा नहीं रहा से 54 तक होता है ये। इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, मतलब यहाँ के जो लोकल लीडर थे वो लड़ रहे थे, उसमें उत्तराधिकार एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। इससे उसमें कौन शामिल हो जाते हैं? ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हो जाते हैं। फिर तृतीय 1756-63 में होता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, ये यूरोप में चल रहा है, यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ इनकी लड़ाई हो रही है एवं इसके औपनिवेशिक कारण थे। और ये पेरिस संधि से ये समाप्त हो गया। ये फ्रांस की इसमें पराजय होती है, उसके बाद फ्रांस धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगता है। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब देखो, बाकी में तो हमने क्या देखा कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे भारत में राज करने लगती है। बाकी सारे जितने भी आए थे यहाँ पे सबको वो हराकर खुद ही अब राज करने लगती है। डच को बैटल ऑफ बेदरास में, फिर फ्रांसीसी को वंडीवास में, और जो पुर्तगाल थे उनसे तो उनकी पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी होती है, ब्रिटेन के राजा के द्वारा वो शादी करते हैं उनको, तो वहाँ से वो फिर उनकी लड़ाई कम हो जाती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अब देखो, मुगल सम्राट धीरे धीरे कमजोर होती गई, जैसे ही औरंगजेब का कार्यकाल खत्म हो ना 1707 में, यहाँ नहीं लिख सकते, 1707 में, छोड़ो 1 मिनट, हाँ 1707 में औरंगजेब का जैसे ही कार्यकाल खत्म हो जाता है, धीरे धीरे सभी जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद की थी। ढाका पहले था, अभी मुर्शिदाबाद हो गया। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? अलीवर्दी खां ने की थी और बोला था कि देखो, मधुमक्खी को मतलब छेड़ोगे तो वो तुमको काटेंगे और कुछ नहीं करोगे तो वो तुमको शहद देते रहेंगे। 12 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का ही एक उसका पोता शायद रहता है, पोता या दामाद कुछ ऐसे ही रिलेशन में रहता है। ये कौन था? सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का ये नाती था, इसकी बेटी का बेटा था ये। और इसी 12 जून 1757 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना हुई थी, बंगाल के नवाब के शासनकाल सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये संधि हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको? संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इसीलिए भारत में जो रियल संस्थापक है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? ये मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था सेनापति, इसी ने विश्वासघात करता है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये पूछा जाता है। आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? उस ऑब्वियस ही बात है, ये हेल्प करेगा रॉबर्ट क्लाइव को, तो यही बनेगा नवाब। तो बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ये प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। 23 जून 1757 को ये हुआ था। और 20 जून को क्या हुआ था? 20 जून सोचो कितनी गर्मी होती है, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में। और 23 जून एक साल बाद 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को, क्योंकि मीर जाफर भी उसके अंग्रेजों का चाल समझ गया था, तो वो साथ नहीं दे रहा था, तो इस कंडीशन में मीर कासिम को बनाया जाता है। और मीर कासिम मीर जाफर का दामाद ही रहता है। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना ये 20 जून 1756 में हुआ था, ये याद रखना है, ये 20 जून 1756 में। उसके बाद अलीनगर की संधि ये 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध देखो यहाँ 20 जून से 23 जून, ठीक है, ये एक साल के बाद 1757 में होता है। फिर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। फिर है इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये 12 अगस्त 1765 में होता है, एक साल बाद, ठीक है। फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये 16 अगस्त 1765 में होता है, 4 दिन बाद ही। बनारस की संधि ये वर्ष 1773 को होता है। ये
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के देखो मीर कासिम, फिर अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला थे। कौन थे? सुजाउद्दौला। और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की ने द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। किसके सेना को पराजित किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम एक बंगाल का, उसका अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, और दिल्ली का जो मुगल था उस टाइम सम्राट शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, तो इसको पराजित किया है। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। देखो आलमगीर द्वितीय था बादशाह। फिर बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? ये मैं रॉबर्ट क्लाइव बोली थी ना, ये हेक्टर मुनरो है। बक्सर युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, देखो बक्सर का युद्ध हो जाता है, उसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, ठीक है। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट कौन रहता है? शाह आलम द्वितीय। फिर है बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, बंगाल का नवाब ये थोड़ी रहता है, सुजाउद्दौला रहता है, तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की, अच्छा द्वितीय पता नहीं, हो सकता है बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। ये सारे लोग रहते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? यही दीवानी प्राप्त जैसे ही होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल करने लगते हैं सारे भारत में। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि से। और इलाहाबाद की प्रथम संधि हमने देखा कौन कौन रहते हैं, और द्वितीय संधि भी देखा हमने कौन कौन रहते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? ये रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि ये मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ब्रिटिश राज को यहाँ पे लाने में भारत में। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? गवर्नर ड्रेक के। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय अंग्रेजों ने जो ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी, गवर्नर ड्रेक। अब है उत्तर मुगल कालीन राज्य के संस्थापक। धीरे धीरे उत्तर मुगल कालीन क्या है कि मुगल काल जैसे ही 1707 के बाद कमजोर होते गया, तो धीरे धीरे दूसरे जगह भी अपने आप दूसरे क्षेत्र में बहुत सारे जो नवाब रहते हैं स्वतंत्र घोषित करते हैं अपने राज्य को। बंगाल 1717 से 27 तक, ठीक है, इसका स्थापना किया। मुर्शिद कुली खां संस्थापक रहता है बंगाल का। हैदराबाद 1724 ईस्वी में, इसमें संस्थापक रहता है निज़ाम उल मुल्क या चिनक्लिच खां बोला जाता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह भरतपुर के संस्थापक रहते हैं। कर्नाटक भी 18वीं शताब्दी में ये कौन रहते हैं? सआदतुल्ला खां रहते हैं। फिर अवध 1722 से 24 में सआदत खां या बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है, इनको। जयपुर 18वीं शताब्दी में ये सवाई राजा जयसिंह रहते हैं। फिर रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में ये मोहम्मद खां बंगश रहते हैं। कौन रहते हैं? मोहम्मद खां बंगश। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली रहते हैं। कौन रहते हैं? हैदर अली।
वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है 1842-44 तक। ये है। अब है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। 1799 में इन्होंने सिख साम्राज्य का स्थापना किया था। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकर चकिया मिसल थे और टोटल 12 मिसल थे इसमें से ये सुकर चकिया मिसल से थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था। और ये जो कोहिनूर हीरा था, ये काकतीय वंश के जो रुद्र प्रताप देव ऐसे ही कुछ नाम था उन्होंने किसको दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। फिर ये उधर चला गया था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। फिर 25 अप्रैल 1809 को, और एक बार देखें क्या, मतलब हाँ देखते हैं ये कोहिनूर हीरा का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले कोहिनूर हीरा कहाँ से मिलता है? गोलकुंडा से मिलता है। उसके बाद वारंगल, वही रुद्र प्रताप देव के पास चला जाता है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के पास चला जाता है। तो उसके बाद तुगलक के पास, उसके बाद सैयद लोधी, उसके बाद मालवा के पास जाता है। उसके बाद मुगल, उसके बाद है नादिर शाह के पास पश्तून दुरानी के पास चला जाता है। उसके बाद सिख यानी कि महाराजा रंजीत सिंह के पास आता है। उसके बाद डलहौजी के पास, उसके बाद जाता है विक्टोरिया के पास। तो इसका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा जगह हुआ है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य हुई थी। जो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की जो संधि हुई थी, किसके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह एवं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी ये। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। कैसे था? धर्मनिरपेक्ष शासक था। इसीलिए उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ली थी। शायद दूसरी आंख से वो देख नहीं पाते थे, इसीलिए उनके द्वारा ये कहा जाता है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है तो लॉर्ड हार्डिंग और एक बार आएगा, ठीक है। वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहता है, जो दिल्ली जो जो क्या किया था, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग। और ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की, ये वाला से याद रखना। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह थे। दलीप सिंह। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष ये कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। मैसूर शासक थे हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। ये मैसूर शासक उस टाइम हैदर अली थे। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट थे। वेरेलस्ट। फिर इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि होती है 1769 में।
हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 84 तक होता है। ये इसमें भी हैदर अली शासक रहता है और जो बंगाल का गवर्नर रहता है वो वारेन हेस्टिंग्स रहता है। कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स रहता है। इसमें संधि कौन सी होती है? ये मंगलोर की संधि होती है। मंगलोर की संधि, मद्रास मंगलोर थोड़ा है, देखो इससे याद रखना है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। कैंसर से इनकी डेथ हो गई थी हैदर अली की 1784 में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। मैसूर शासक टीपू सुल्तान के ने लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। याद रखने के 67 से 69 एक याद रखना, 80 से 84 एक होता है, उसके 90 में एक स्टार्ट होता है और उसके बाद 99 में एक स्टार्ट होता है। तो ये टीपू सुल्तान के बीच होता है और ये अंग्रेज के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके बंगाल के गवर्नर रहते हैं। संधि श्रीरंगपट्टनम संधि होता है यहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की जो स्थिति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान लड़ा था। लॉर्ड वेलेस्ली इस टाइम बंगाल का गवर्नर था। इसी में मैसूर सहायक संधि हस्ताक्षर करता है। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी और ये वाडियार वंश पहले था, बाद में ये टीपू सुल्तान के द्वारा, मतलब ये हैदर अली के द्वारा लिया गया था। ठीक है। अब है महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। फिर है बडगांव की संधि 1789 में हुई थी, 79 में हुई थी। सलबाई की संधि 1782 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। ये पूना की संधि 1817 ईस्वी में ये हुई थी। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी और अमृतसर की संधि ये 1809 ईस्वी में हुई है। और इसमें किसके किसके बीच हुई थी? हमने देखा था महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था चिलियावाला युद्ध। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में किस सिख साम्राज्य का विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो, वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का जो विलय हुआ था, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित हुई थी? हैदर अली के द्वारा स्थापित हुई थी। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? भंगी मिसल से। टोटल 12 मिसल थे, उसमें भंगी मिसल से इन्होंने प्राप्त किया था। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। किससे की थी? नेपोलियन से की थी रंजीत सिंह की तुलना। अब आगे देखेंगे ब्रिटिश राजनीति व प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी तब अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण स्टार्ट हो गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? ये द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था और इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। और द्वैध शासन है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वैध शासन में क्या था कि शासन को 2 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, उसमें दीवानी और निजामत। ठीक है, जिसमें दीवानी जो राइट था
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और दीवानी राइट का मतलब क्या होता है? दीवानी अधिकार का मतलब क्या है? भूमि राजस्व वसूलना, वित्त का नियंत्रण, फाइनेंस का नियंत्रण, यानी कि मेन जो पैसा वसूलना, ये सब तो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और निजामत में क्या है? उसमें कानून व्यवस्था, पुलिस, आपराधिक न्याय, ये सब बंगाल के नवाब के पास था। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पैसे का ये नवाब क्या ही कर लेगा। ये है द्वैध शासन। दीवानी और निजामत। दीवानी किसके किसके अधिकार क्षेत्र में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और निजामत बंगाल के नवाब के पास था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, क्योंकि इसी के ये में क्या होता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश उस टाइम के सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। और ये पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी ये सब अपना रही थी। इस वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1774 में होता है। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे रहते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा, अभी के जो पुलिस सेवा सिविल सेवा है, ये किसके कार्यकाल के टाइम हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था। देखो, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? 1863 में ही बना था। कौन थे ये? हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। देखो, आयोग एंचिसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन के टाइम है। फिर है इस्लिंगटन आयोग, ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम है। फिर ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, उसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन किया गया था, वो ली आयोग पर किया गया था। ली आयोग के सुझाव पे किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि, देखो, स्थायी बंदोबस्त किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। और सहायक संधि किसने लाया? लॉर्ड वेलेस्ली लाते हैं। कौन लाते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाया जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। प्रथम राज्य हैदराबाद था। व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति, हड़पने डलहौजी, ये इसी के द्वारा लाया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से है। किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से है। राज्य हड़प नीति में यह कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मतलब है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण कैसे हुआ है? अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, तो वो गोद, उनका नेचुरल पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। गोद लिया हुआ पुत्र अधिकारी नहीं होगा। यह है राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट। और अवध का जो अधिग्रहण किया गया था, वो किस बेसिस पे किया गया था? कुशासन के बेसिस पे किया गया था। और ये जो व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, इसमें मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन किसके बाद हुआ, कौन पहले हुआ, मतलब इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखना है। सबसे, देखो, फर्स्ट में याद रखो, सबसे फर्स्ट में सतारा
1848 में हुआ। सतारा को कब लिया गया? 1848 में हड़पा गया। जैतपुर को 1849 में। संभलपुर को जैतपुर संभलपुर, देखो एक ही पुर है, तो ये दोनों 1849 में इनको हड़प लिया गया था। फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853। ये झांसी वाला याद रखो थोड़ा, 1853 में इसको किया गया। फिर है नागपुर को 1854 में किया गया। कब किया गया? 1854, एक साल बाद ही। और अवध को सबसे लास्ट में 1856 में किया गया था, याद रखना। सतारा सबसे फर्स्ट, अवध सबसे लास्ट, झांसी का याद रखो 1853, बघाट को 1850। ये मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ये लॉर्ड कैनिंग के बाद। ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ? लॉर्ड कैनिंग के बाद, क्योंकि इसी टाइम क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के। देखो, और अभी यही दंड संहिता 1861 में जो बना है, वर्ष 1861 में जो भारतीय दंड संहिता बना था, यही चेंज हुआ है, इसको बीएनएस बनाया गया है। बीएनएस इसको कर दिया गया, आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया है। किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। शाही उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। देखो, शाही उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया जो थी उसको केसर हिंद का उपाधि दिया गया। केसर हिंद का उपाधि दिया गया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1880 में प्रथम अकाल आयोग था ये स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग किससे रिलेटेड है? अकाल से है, याद रखना है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। थोड़ा लॉर्ड लिटन थोड़ा सा मतलब कट्टर, मतलब ये था, वो ज़्यादा कंट्रोल करता था, लेकिन लॉर्ड रिपन था ये थोड़ा उससे लिबरल था। इसी ने स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया। देखो, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका अधिकार होता है। तो नेपाल में कब किया गया? 1816 में, ये लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं तब। सिंध में 1843 में, ये सिंध में लॉर्ड एलनबरो रहते हैं। भूटान में 1865 में लॉर्ड लॉरेंस रहते हैं। बर्मा में 1885 में लॉर्ड डफरिन रहते हैं। डफरिन। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 56 तक भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। आगे हमारा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, धन निकासन के सिद्धांत, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ये दादाभाई नौरोजी थे। कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। लिबरल पार्टी से इनको नियुक्त किया गया था और पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत बार पूछा गया, दोनों ही, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, ये दादाभाई नौरोजी। और ये भी पूछा गया है लिबरल पार्टी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? जो ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है?
उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? ये रजनी पाम दत्त है। कौन है? रजनी पाम दत्त है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा द्वारा की गई। जे.एन. टाटा द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आगे है वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावसजी डाबर द्वारा की गई थी। देखो, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावसजी डाबर द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल में रिसड़ा। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765-72 ईस्वी में काल को डाकू राज कहा है। 1765-72 के काल को क्या कहा है? डाकू राज कहा है। 1765-72। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले भारतीय उद्योग कौन से थे? कपड़ा उद्योग थे। मुक्त व्यापार के नकारात्मक प्रभाव से सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग प्रभाव में आया था। अब हमारा प्रमुख कृषि पद्धतियां पढ़ेंगे, या फिर इधर पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। देखो, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त इसी को बोला जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1793 में। याद रखना है, 1793 सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लाया जाता है, या इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ लाया जाता है? देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी कि पूर्व वाले इलाके, फिर उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ये सब में लाया जाता है। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का कितना परसेंट था? ये 19% था। कितना परसेंट था? 19% था। और परसेंटेज भी पूछा जाता है कि मतलब ये जमींदारी बंदोबस्त ज़्यादा इलाके में था या रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, ये सब पूछा जाता है। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदार को थी, यानी कि जमींदार इसमें राजस्व देंगे। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये पूछा गया है। ये स्थायी बंदोबस्त में पूछा गया है। सारे ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लाया गया है। कहाँ कहाँ लाया गया है? बम्बई, मद्रास, असम। समस्त ब्रिटिश भारत का 51%, कितना? 51% भूभाग पे लाया गया था। इसमें भूमि का मालिक, देखो पहले वाले में भूमि का जो मालिक होता है जमींदार होता है, इसमें भूमि का मालिक किसान होता है, ठीक है, रैयतवाड़ी में। और किसान देता है राजस्व डायरेक्ट ये ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी है किसान की है। और ये स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी बंदोबस्त में क्या है? राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को होती है इसमें। फिर है महलवाड़ी, होल्ट मैकेंजी, याद कैसे रखना है? थॉमस मुनरो वाला याद रखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला भी याद रखो। होल्ट मैकेंजी वाला थोड़ा इजी है, मैकेंजी महलवाड़ी दोनों MM साउंड है, तो इससे याद करना है। 1822 में स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये सब में है। समस्त ब्रिटिश भारत का 13%, यानी कि सबसे ज़्यादा तो रैयतवाड़ी था, उसके बाद महलवाड़ी, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त का एरिया था। इसमें क्या भूमि पर गांव का अधिकार है? देखो, इसमें ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। तो उस गांव के मुखियाओं की थी कर देने का, राजस्व देने का जिम्मेवारी। अब प्रभाव क्या पड़ा? और कर की दर 60% थी, और इसमें कर की दर रैयतवाड़ी में 33% से 55%। प्रभाव क्या पड़ा? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों में दरिद्रता आ गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुआ, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू थी? ये जो भू राजस्व व्यवस्था अभी हमने देखा, रैयतवाड़ी का कितने %
में था, ये 51% पे था रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अब भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ये रेलवे का जनक है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के प्रयत्न के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। अब है प्रमुख कृषि पद्धतियां में तिनकठिया प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का कितना परसेंट 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 पे खेती करना अनिवार्य था। फिर दादनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, उसने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ किस लिए किया? भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 में। फिर 34वीं, ये कभी कभी 32वीं 34वीं ये नंबर भी पूछा जाता है। ये 34वीं रेजिमेंट की सिपाही मंगल पांडे किस स्थान पर विद्रोह किए थे? ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो उन्होंने वहाँ से विद्रोह किया था। तो ये भी नंबर भी याद रखना कि ये 34वीं रेजिमेंट के थे। ये मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल से। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे? ये कमल और रोटी पूछा जाता है। ये भी वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसमें क्या था? एनफील्ड राइफल्स में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। अंग्रेजी की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 ईस्वी में विद्रोह को जन्म दिया था। अंग्रेजों का क्या क्या? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 में विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जब ये विद्रोह हुआ था तो कैनिंग ने ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? देखो, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। ये पहली घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? अवध से थे। अवध से। फिर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। कनिंग था। कनिंग चालाक था। फिर है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह जो हुआ असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में। लखनऊ में 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। फिर 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। किसने किया था? ह्यूरोज। ऐसे याद रखना कि ये धोखे से रोज लेके आया और रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में पराजित कर दिया ह्यूरोज। ऐसे याद रखना। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। फिर आगे है
फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के पकड़ने के लिए, मौलवी अहमदुल्ला के। कानपुर के विद्रोह के नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था नाना साहब ने? ये सेनापति किसे नियुक्त किया था? तात्या टोपे जी को। और इनका पूरा नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग था कानपुर के नेतृत्व के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपनी सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को, बख्त खां को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? पील कमीशन था। कौन था? पील कमीशन था। अब है 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? देखो, दिल्ली से, हमें दिल्ली से याद रखना बहादुर शाह जफर था। ये बहादुर शाह टू, इसको द्वितीय भी बोलते हैं। और इसके जो नेतृत्वकर्ता में किसको नियुक्त किए थे? क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्होंने बख्त खां को नेतृत्वकर्ता चुने थे। विद्रोह का समय था 11 मई 1857 और दमनकर्ता निकलसन हडसन था। निकलसन और हडसन था। लखनऊ में हमें याद रखना है बेगम हजरत महल, फिर उसका जो पुत्र है विरजिस कादिर। ये 4 जून 1857 में ये स्टार्ट हुआ। इस कॉलिन कैंपबेल इसके दमनकर्ता था। इसका दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। फिर है झांसी ग्वालियर, ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इसके विद्रोही नेता थे। ये याद रखने में इजी है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर से थी। ठीक है। 4 जून 1857 में विद्रोह स्टार्ट हुआ। जनरल ह्यूरोज, याद कैसे रखना है? जनरल ह्यूरोज ने धोखे से रोज के बहाने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर देता है, इससे याद रखना। और एक बात याद रखो, अधिकतर जो लखनऊ चाहे कानपुर है, ये मतलब यूपी में कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ही दमन किया जाता है। कुछ में नहीं किया जाता है, लेकिन दो जगह तो किया जाता है कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। बेल बजाकर वो युद्ध में पराजित कर देता है। कुछ भी ऐसे रिलेट करो, कोई ऐसा ये नहीं है। कानपुर में कौन थे? कानपुर नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। तो इसको कान को नान से याद रखना, कान नान तो नाना साहब हो गए। और 5 जून 1857 में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। और कॉलिन कैंपबेल फिर यहाँ आते हैं कानपुर में भी। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोही नेता थे। 6 जून 1857 में विद्रोह हुआ। कर्नल नील, देखो नील की खेती इलाहाबाद में ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा ये उससे याद रखना। मतलब इलाहाबाद और फैजाबाद में नील की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इससे मतलब रिलेट करके याद रखो। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, ये जून 1857 में हुआ। कर्नल नील दमन करता रहा है। जगदीशपुर यानी कि बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। अमर सिंह इसके भाई थे इनके। 12 जून 1857 में ये विद्रोह हुआ। ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है 12 जून के बारे। और दमनकर्ता विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर थे। कौन थे? विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर थे। बरेली खान बहादुर खां, देखो बरेली को रिलेट करना है बहादुर से, खान बहादुर खां। ये जून 1857 में हुआ। इसमें भी कौन ये दमन करता था? विंसेंट अय्यर। फतेहपुर में अजीमुल्ला और ये विद्रोही थी। 1857 ईस्वी में दमनकर्ता जनरल रेनॉल्ड थे। दमनकर्ता कौन था? जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था बहादुर शाह जफर को। आगे हमारा है
वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। ये पूछा जाता है। देखो 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम पारित किया गया 1858। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था भारत का शासन, और यहीं से निकलकर ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। और ये कब तक रहता है? 1947 तक रहता है। 1858 में ये भारतीय शासन अधिनियम लागू किया जाता है और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? पूछा जाता है ये भी। महारानी और विक्टोरिया थी उस टाइम, और जो महारानी एलिजाबेथ थी जब चार्टर दी थी, अनुमति दी थी भारत में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, तो उस टाइम कौन थी? वो महारानी एलिजाबेथ थी और अभी महारानी विक्टोरिया थी। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। कब की गई थी? 1858, 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? देखो भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, पील आयोग का। और इसी में क्या होता है कि जो अवध के जो सिपाही रहते हैं उनका संख्या घटा दिया जाता है और गोरखा, सिख, ये सैनिकों को ज़्यादा लिया जाता है। वर्ष 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? वर्ष 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। कैनिंग कनिंग था, यानी कि चालाक था, तो वही बनता है, ऐसे याद रखना। कैनिंग कनिंग नेचर का था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? ये मिर्जा गालिब था। कौन था? मिर्जा गालिब था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, देखो ये पूछा जाता है कि कौन इसमें भागीदारी नहीं लिए थे? कौन कौन? शिक्षित जो मध्य वर्ग थे और जमींदार, वो तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब उन्होंने भाग ही नहीं लिया, उनको कोई मतलब ही नहीं था। फिर आगे 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखो 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये सर सैयद अहमद खां था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार किनके द्वारा किया गया था? जमींदार थे वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। और बेचारे इन्हीं का मतलब हाथ में गोली लग जाती है, जिसके वजह से अपना हाथ को ये काट के गंगा में अर्पित करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये ग्वालियर के सिंधिया। ये ज़्यादा ही चापलूसी करते थे अंग्रेजों का। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, देखो द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हर एग्जाम में ये अधिकतर पूछा जाता है, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है। 1857, ये S.N. सेन द्वारा लिखा गया है। फिर सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजुमदार द्वारा लिखा गया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, T.R. होम्स द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स द्वारा। रेबेलियन 1857, ये P.C. जोशी द्वारा लिखा गया है। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है। ये रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वो अकेली पुरुष थी, मतलब इतना वीरता के साथ बेचारी लड़ी थी। देखो किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर जी ने कहा था, इन्होंने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना
प्रथम ना राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आर.सी. मजूमदार का था। किसका कथन था ये? आर.सी. मजूमदार का था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। कौन था? एस.एन. सेन था, सरकारी इतिहासकार था। फिर 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या है? डॉक्टर एस.एन. सेन ये क्या बोलते हैं? कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम में समाप्त हुआ। ये धर्म के लिए स्टार्टिंग में लड़ा गया था ना, कारतूस में ये चर्बी का शक की वजह से ये लड़ाई उत्पन्न हुआ था। तो इसमें फिर डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा क्या बोला जाता है? ये धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था, बाद में ये क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। अशोक मेहता 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, इनके द्वारा बोला जाता है। वी.डी. सावरकर इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बोला है। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्हीं के द्वारा बोला गया है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इन्होंने क्या बोला है? तथाकथित प्रथम राष्ट्र संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इनके द्वारा ये कहा गया है। सर जॉन लॉरेंस यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था कहा गया है। बेंजामिन डिज़रायली इसके द्वारा क्या कहा गया है? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था बोला गया। पी रॉबर्टसन इसके द्वारा क्या कहा गया है? 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस था। फिर टी.आर. होम्स यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, इन्होंने कहा है। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम इन्होंने क्या कहा है? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था बोलता है। रीज यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये लोग अपना ही अलग ही संज्ञा देते हैं, चलो कोई नहीं। ये हमारे 1857 का विद्रोह भी इसमें खत्म हो गया है।